Hello everyone and very warm welcome to all my viewers. So today we are going to discuss about variations. सभी ने ये नाम सुना होगा. तो पहला क्वेश्चन है कि वेरिएशंस क्या होते हैं. If I talk about the variations are the variability or the differences जो कि आप अपने पेरेंट्स से कंपेयर करें या अपने सिबलिंग से कंपेयर करें तो जो कुछ भी आपको अपने में डिफरेंसेस दिखाई देते हैं या दूसरे शब्द में कहूँ वो आपकी एक यूनिकनेस है जो आपको औरों से अलग बनाती है. तो हर एक इंडिविजुअल में कुछ ना कुछ यूनिकनेस है, कुछ वेरिएबिलिटी है. एक पॉपुलेशन के अंदर सभी इंडिविजुअल्स को आप पहचान सकते हैं उनकी फेशियल फीचर्स देख के, उनके हाइट से, उनके कलर से. तो कुछ भी वैरायटी जो डेवलप होती है दैट इज कॉल्ड वेरिएशन. ठीक है. So simply, how can I define variations? Variations are the differences among the members of species and offsprings of same parents. ठीक है. ये क्यों डेवलप होते हैं वेरिएशंस? हम क्यों आइडेंटिकल नहीं होते? हम क्यों एक जैसे नहीं होते? तो इसका आंसर ये है कि हम एक ऐसे एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में रहते हैं. हमारा जो नेचर और एनवायरनमेंट है हमारे आसपास वो वेरिएबल है, वो कांस्टेंट नहीं है. और उस वेरिएबल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कराने के लिए हर एक इंडिविजुअल में कुछ ना कुछ अडेप्टेशंस डेवलप करने पड़ते हैं और वही अडेप्टेशंस जो होते हैं वो वेरिएबिलिटी का रीजन बनते हैं. तो वेरिएशंस जो है एक्चुअली इट इज डिमांडेड बाय द नेचर और द एनवायरनमेंट और ये जरूरी है किसी भी इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए. क्यों? क्योंकि अगर वो अपने आप को चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट नहीं करवाएगा तो उसका सरवाइव करना बहुत मुश्किल है. नेचर उसको एक्सक्लूड कर देगा अपने सिस्टम से. ठीक है. तो वेरिएशन की बहुत इंपॉर्टेंस है, ये बहुत जरूरी है किसी भी इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए ऑन द अर्थ. ठीक है. नाउ अगर मैं बात करूं इनके टाइप्स की, कितने टाइप के वेरिएशंस होते हैं, तो देखो हमारे बॉडी में दो टाइप की सेल्स मिलती हैं. हमारी बॉडी जो है दो टाइप की सेल्स में डिवाइडेड है. एक तो होती है हमारी बॉडी को हम बांट सकते हैं सोमैटिक सेल्स में. ठीक है. सोमैटिक सेल्स जिनको हम बॉडी सेल्स भी कहते हैं और दूसरी है गैमेटिक सेल्स, गैमीट्स या जर्मिनल सेल्स, गैमेटिक सेल्स. ठीक है. तो ये जो वेरिएशन है किस सेल में डेवलप हो रहा है, सोमैटिक सेल में या गैमेटिक सेल में. ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमारी जो वेरिएशन है वो दो टाइप के हैं. पहला है सोमैटिक या सोमैटोजेनिक वेरिएशन, दूसरा है जर्मिनल या ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन. आप कहोगे क्या डिफरेंस है, दोनों ही हमारे बॉडी में मिल रही है सेल्स तो हम इनको अलग अलग क्यों डिवाइड कर रहे हैं. उसका रीजन ये है कि जो वेरिएशंस हमारे सोमैटिक सेल्स में हमारी बॉडी सेल्स में डेवलप होते हैं उनके पास एक ये स्पेशलिटी है कि ये हमें अपने पेरेंट्स से इनहेरिट नहीं होते हैं और ना ही हम इन्हें अपने ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफर करते हैं. एक बात बता दूं, हम जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो हम अगली जनरेशन में अपनी बॉडी से कौन सी दो सेल्स दे रहे हैं, वो है गैमीट्स. तो कोई भी वेरिएशन जो गैमेटिक सेल में प्रोड्यूस होगा वही हमारी अगली जनरेशन में इनहेरिट होगा. ठीक है. और जो हमारे बॉडी सेल में वेरिएशंस डेवलप होंगे वो हम ही तक सीमित रहेंगे, हमारी बॉडी में डेवलप होंगे और हमारी डेथ के साथ ही खत्म हो जाएंगे. बट गैमेटिक सेल्स में होने वाले वेरिएशंस अगली जनरेशन में ट्रांसमिट हो जाएंगे. ये एक बेसिक डिफरेंस है. ठीक है. तो सोमैटिक वेरिएशंस जो कि सोमैटिक सेल्स में या हम इसको कह सकते हैं हमारी बॉडी सेल्स में होते हैं, ये हमको अपने पेरेंट्स से नहीं मिलते, ना ही हम इन्हें अपने ऑफस्प्रिंग्स में इनहेरिट कराते हैं, क्योंकि हम इसे अपने लाइफ स्पैन में एक्वायर करते हैं. हमारे बर्थ होने के बाद हमारे एनवायरनमेंट का जो हम पर इम्पैक्ट पड़ता है उसके बेसिस पर हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस डेवलप होते हैं. उन वेरिएशंस को हम सोमैटिक वेरिएशंस कह रहे हैं. और क्योंकि हम इन्हें अपनी लाइफ स्पैन में एक्वायर कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इसलिए इनको एक्वायर्ड वेरिएशंस भी कहा जाता है. ठीक है. So what are acquired variations? Acquired variations are none other than the somatic variations जो कि हमारे बर्थ के बाद डेवलप होते हैं और हमारी डेथ के साथ ही खत्म हो जाते हैं. क्लियर. और जर्मिनल या ब्लास्टोजेनिक वेरिएशंस एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि हमारी जर्म सेल्स या हमारे गैमीट्स में जो वेरिएशन या वैरायटी डेवलप होती है उनको हम जर्मिनल वेरिएशंस कहते हैं. ये हमें अपने पेरेंट्स से इनहेरिट होते हैं और हम इसे अपनी ऑफस्प्रिंग्स में भी ट्रांसमिट करते हैं. So this is the basic difference between the two types of variations, that is somatic and germinal variations. Clear? तो हम इन्हीं दोनों वेरिएशंस को वन बाय वन डिटेल में थोड़ा सा स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले बात करते हैं हम सोमैटिक वेरिएशंस की, जिनको हम सोमैटोजेनिक वेरिएशंस या एक्वायर्ड वेरिएशंस भी कहते हैं.
तो इसमें हमें बेसिकली पढ़ना क्या है कि क्या रीजन है इसके पीछे, क्यों ये सोमैटिक वेरिएशंस डेवलप होते हैं। तो उसके पीछे 3 रीजन है। पहला है एनवायरमेंट, हम क्योंकि एक ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, डायरेक्ट हम एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में हैं, तो एनवायरनमेंट में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हम हमारे बॉडी पर इफेक्ट डाल सकते हैं। वो है लाइट, ठीक है, टेम्परेचर, क्लियर, ह्यूमिडिटी, ठीक है। और कौन से फैक्टर हो सकते हैं, एयर, प्रेशर, एनवायरमेंटल प्रेशर जो हम पर पड़ रहा है, ठीक है। फूड, क्या हम खा रहे हैं, हैबिटेट, हम किस हैबिटेट में रह रहे हैं, हम हिल्स पे रह रहे हैं, हम पानी में रह रहे हैं, या हम लैंड पर हैं, लैंड में भी हम हॉट एरिया में हैं या कोल्डर एरिया में हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे बॉडी पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट डालती हैं, ठीक है। तो पहला तो हो गया एनवायरमेंट, इसको भी डिटेल में बताते हैं। दूसरा है यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। अब देखो, एनवायरमेंट के इफेक्ट से हमारी बॉडी में कुछ ऑर्गन्स जो बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएंगे, जिनका हम ज्यादा यूज करेंगे, और कुछ ऑर्गन्स का डेवलपमेंट कम हो जाएगा, खत्म तो नहीं होगा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वेस्टिजियल बन जाएगा, बट उनका डेवलपमेंट स्लो हो जाएगा, जिनका हम डिसयूज करेंगे या जिन्हें हम कम यूज करेंगे, और उसके बेसिस पर हमारे बॉडी में कुछ चेंजेस अपीयर होंगे, ठीक है। तीसरा है कॉन्शियस एफर्ट। कॉन्शियस एफर्ट में नेचर का कोई रोल नहीं है। कॉन्शियस एफर्ट्स वो एफर्ट्स हैं जो ह्यूमन या एनिमल्स खुद लगाते हैं अपने आप को चेंज करने के लिए, ठीक है। अभी बताती हूँ इसके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनवायरमेंट की। अगर इन्वायरमेंट की मैं बात करूं, अगर मैं लाइट की बात करूं, ठीक है, तो लाइट जो है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट डालती है किसी भी ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ पर। अगर मैं प्लांट्स की बात करूं, क्योंकि मैं बॉटनी को डील कर रही हूं, तो मैं प्लांट्स के लिए बताती हूँ। इन केस ऑफ प्लांट्स, जो लाइट है, अगर प्लांट्स जो दो तरीके से हो सकते हैं, एक तो शेड में ग्रो करने वाले और दूसरा सनलाइट में ग्रो करने वाले। तो जो सनलाइट में ग्रो करेंगे, जो शेड में ग्रो करेंगे, उन प्लांट के साथ आपको क्या देखने को मिलेगा, दे विल हैव वीक, दे विल बी वीक इटायोलेटेड। इटायोलेटेड मीन्स दे आर पेल इन कलर। उनका जो ग्रीनिश कलर होगा ना, बहुत डार्क ग्रीन कलर नहीं होगा। इटायोलेटेड का मतलब होता है पेल, ठीक है। उनका जो इंटरनोड के बीच का डिस्टेंस होगा वो बहुत ज्यादा होगा। दे एक्वायर लॉन्ग इंटरनोड्स, ठीक है। और उनकी जो लीव्स होंगी, लीव्स होंगी थिन, ठीक है, ब्रॉड एंड थिन लीव्स। ये बात कर रही हूं मैं उन प्लांट्स की जो शेड में ग्रो करते हैं। तो ये अडेप्टेशन उन्होंने ग्रो होने के बाद डेवलप किया, क्योंकि उन्हें सनलाइट प्रॉपर नहीं मिली थी। अगर इस प्लांट को मैं सनलाइट में शिफ्ट कर दूं तो इसके ये सारे चेंजेस रिवर्स हो जाएंगे, ये बैक हो जाएगा, प्रॉपर जो प्लांट की शेप साइज है उसको एक्वायर कर लेगा, ठीक है। वही जो प्लांट सनलाइट में ग्रो करते हैं, उनके साथ क्या होता है, दे प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग मैकेनिकल टिश्यू, ठीक है। उसके साथ ही साथ ये जो लीव होंगी वो होंगी स्मॉल एंड थिक लीव्स। ये बात हो रही है लाइट की। दूसरा फैक्टर देख लेते हैं, न्यूट्रिशन। अगर मैं न्यूट्रिशन की बात करूं, तो जैसे कि एनिमल्स में डेफिशिएंसी हो जाती है न्यूट्रिशन की, और अगर हम कोई चीज एक्सेस में लेते हैं तो उससे भी कुछ ना कुछ एबनॉर्मेलिटी क्रिएट होती है। ठीक इसी तरह प्लांट्स में भी अगर डेफिशिएंसी होती है तो कोई ना कोई डिजीज अपीयर हो जाएगी, जैसे कि डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। इससे क्या होगा, इट विल कॉज क्लोरोसिस। क्लोरोसिस का मतलब क्या होता है, हमारा जो क्लोरोफिल है वो डेड होने लगेगा, ठीक है, यानी कि येलो कलर की लीव्स डेवलप हो जाएंगी। क्लोरोसिस इन प्लांट्स, ठीक है। अगर टेम्परेचर की बात करें,
तो टेम्परेचर के केस में हमारा जो प्लांट्स हैं जो कि हॉट रीजन में मिलते हैं, हॉट रीजन प्लांट्स शो नैनिज्म, ये टर्म यहाँ पे इंक्लूड हो रही है, नैनिज्म। व्हाट इज नैनिज्म? रिड्यूस्ड ग्रोथ। इसको मैं कैसे डिफाइन कर सकती हूँ? रिड्यूस्ड ग्रोथ। ठीक है, तो जो हॉट रीजन प्लांट्स होते हैं उनकी ग्रोथ बहुत रिड्यूस हो जाती है। किस चीज की? रिड्यूस ग्रोथ ऑफ शूट एंड इंक्रीज ग्रोथ ऑफ रूट सिस्टम, जो प्लांट हॉट रीजन में है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट डालते हैं लाइफ पर। ठीक है, नाउ द सेकंड केस। अच्छा, एक चीज और है इन्वायरमेंट के केस में, एक चीज आप पर नोट करने वाली है कि मोर प्लांट्स आर अफेक्टेड देन एनिमल्स। उसका रीजन क्या है कि जब कोई एडवर्स कंडीशन आती है इन एनवायरनमेंट तो एनिमल्स तो अपने घरों में चले जाते हैं, बट प्लांट्स क्योंकि मूव नहीं कर सकते, उनमें लोकोमोशन नहीं मिलता है, तो वो क्या होता है उनको उसी एनवायरनमेंट को बियर करना पड़ता है। तो प्लांट्स में एनवायरनमेंट के इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलते हैं एज कम्पेयर टू एनिमल्स। अच्छा, एनिमल्स के केस में अगर मैं बात करूं, एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है ह्यूमंस में। अगर इन एनिमल्स, इन ह्यूमंस अगर मैं लिख देती हूँ, इन ह्यूमंस जब एक्सपोज होते हैं हॉट वेदर में या ब्राइट सनलाइट में तो टैनिंग हो जाती है स्किन की। ठीक है, ब्राइट सनलाइट कॉज टैनिंग। व्हाट डज इट मीन? टैनिंग क्यों हो जाती है? क्यों हम हमारी स्किन ब्लैक पड़ जाती है? देखो, हमारे स्किन का जो कलर है ना वो रेगुलेट होता है मेलानिन नाम के पिगमेंट से। ठीक है, स्किन कलर रेगुलेट होता है, रेगुलेटेड बाय मेलानिन। ठीक है, कैसे रेगुलेट होता है? अगर लो मेलानिन है, लो मेलानिन का मतलब लाइट स्किन कलर, एंड हाई मेलानिन, ये पिगमेंट है जो हमारे स्किन सेल में प्रोड्यूस होता है, वो कहलाता है, वो देता है डार्क स्किन कलर। तो ब्राइट सनलाइट में होता क्या है कि हमारी स्किन सेल्स में मेलानिन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होने लगता है। ठीक है, क्यों प्रोड्यूस होता है? क्योंकि मेलानिन जो है सनलाइट की हार्मफुल यूवी रेस को एब्जॉर्ब कर लेता है और हमारे डीपर सेल्स में इसको जाने से रोकता है। क्यों? क्योंकि यूवी लाइट हमारे लिए डेंजरस है, इट विल कैंसर कॉजिंग। ठीक है, तो मेलानिन ब्लॉक द यूवी रेज, हार्मफुल UV rays from penetrating deep into the skin। ठीक है, इसीलिए ब्राइट सनलाइट में क्या होती है, ह्यूमन के स्किन की टैनिंग हो जाती है। क्लियर? तो ये एक एग्जांपल ह्यूमन या एनिमल सिस्टम से आ गया इन केस ऑफ एनवायरनमेंट की अगर मैं बात करूं। क्लियर? नाउ अब बात कर लेते हैं यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स की। देखो, सिंपल सा रूल है, जिस चीज का हम ज्यादा यूज करेंगे वो उतनी शार्प होते चले जाएगी। इसका सीधा साधा एग्जाम्पल है, अगर मैं ह्यूमन के केस में बात करूं, एक मस्कुलर मैन मतलब एक बॉडी बिल्डर है, बॉडी बिल्डर, बॉडी बिल्डर हैव स्ट्रॉन्ग एंड मस्कुलर बॉडी देन अ नॉर्मल मैन।
क्यों? क्योंकि उसने डेवलप किया है, उसने अपनी मसल्स को डेवलप किया है, उनका लगातार यूज करके, एक्सरसाइज करके उनको इस लायक बनाया कि उसकी बॉडी की एक शेप आई है प्रॉपर, जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में नहीं देखने को मिलेगी। तो यूज करने से क्या हुआ, बॉडी मस्कुलर हो गई। दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा, दूसरा एग्जाम्पल है आपका एक, अगर मैं लॉइन की बात करूं, इफ अ लॉइन kept in zoo is weaker than a lion in a jungle। क्यों? क्योंकि जंगल में जो लॉयन है उसको अपना फूड कैप्चर करना पड़ रहा है, उसे फाइट करनी पड़ रही है सिस्टम के साथ, उसे स्ट्रगल करना पड़ रहा है। लेकिन जो एक जू में लॉयन है उसको सब बैठे बिठाए मिल जा रहा है, उसे कुछ भी शिकार करने की जरूरत नहीं है, उसे कुछ फूड को कैप्चर नहीं करना है, तो उसकी बॉडी जो है धीरे धीरे वीक हो जाएगी, उसकी मसल्स वीक हो जाएंगी। जबकि एक लॉयन जो जंगल में है उसकी बॉडी वीक नहीं होगी, वो स्ट्रांग रहेगी। तो ये यूज एंड डिसयूज का इफेक्ट आता है हमारे बॉडी पर। हम किस पार्ट का यूज ज्यादा कर रहे हैं वो ज्यादा डेवलप हो जाता है, और जिसका हम कम यूज कर रहे हैं वो धीरे धीरे बेकार होने लगता है। इसीलिए कहते हैं कि भाई लगातार अपने बॉडी को वर्किंग में रखना है तो एक्सरसाइज करते रहिए, किसी भी एज में। आप यंग एज में हैं, आप मिडिल एज में हैं, आप ओल्ड एज में हैं, अगर आपको अपनी बॉडी को चुस्त और दुरुस्त रखना है तो एक्सरसाइज इज कंपल्सरी। नेक्स्ट आते हैं कॉन्शियस एफर्ट्स। कॉन्शियस एफर्ट्स वो एफर्ट्स होते हैं जो ह्यूमंस या एनिमल्स खुद करते हैं अपने आप को चेंज करने के लिए। इसके बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि बात करूं मैं, बोरिंग ऑफ पिन्ना एंड नोज, जो इंडियन वुमेन्स में बहुत फ्रीक्वेंटली देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन क्या उनके ऑफस्प्रिंग्स में ऑलरेडी ऐसे कोई ऑफस्प्रिंग पैदा नहीं होती जो इसमें पिन्ना और नोज जो है ऑलरेडी बोर्ड हो। ठीक है, और क्या एग्जांपल्स हैं इसमें? इसमें आप बता सकते हैं स्मॉल फीट acquired by wearing tight shoes। ठीक है, जो कि चीन में बहुत पॉपुलर है ये चीज, वो वहां की लेडीज को छोटे पैर पसंद है तो वो बचपन से ही टाइट शूज को पहनना पसंद करते हैं ताकि उनके फीट छोटे रहें। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो कि किए जाते हैं। और मेल्स में, ह्यूमन मेल्स में बियर्ड का, मुस्टेचेस का जो स्टाइल है जो आप डेवलप करवाते हैं बार्बर से या खुद करते हैं, वो एक कॉन्शियस एफर्ट है। ठीक है, वो आपके ऑफस्प्रिंग्स में इनहेरिट नहीं होगा, वो आप ही तक सीमित रहेगा और आपके साथ ही खत्म हो जाएगा। तो ये सारे एफर्ट्स कॉन्शियस एफर्ट्स हैं। तो ये मैं बात कर रही हूँ किसकी? ये मैं बात कर रही हूँ सोमैटिक वेरिएशंस की, जो इनहेरिट नहीं होते हैं, जो हमारी अगली जनरेशन में ट्रांसमिट नहीं होते हैं। इसके इनहेरिटेंस की अगर मैं बात करूं तो लेमार्क, नाम सुना होगा आपने, लेमार्क जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये कहा कि जो एक्वायर्ड वेरिएशंस होते हैं वो इनहेरिटेबल हैं, और इसके बेसिस पे उन्होंने एक थ्योरी प्रपोज की थी, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, इन 1809। ये आप पढ़ोगे इवोल्यूशन में, जब आप डिटेल में बात होगी वहां पर बताएंगे। तो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स क्या कहती है कि जो आप अपने लाइफ स्पैन में जो भी कैरेक्टर्स एक्वायर करते हैं एनवायरनमेंट के इफेक्ट से, यूज और डिसयूज से, वो आपके ऑफस्प्रिंग्स में इनहेरिट हो जाता है कहीं ना कहीं। लेकिन इन्हीं की थ्योरी को वीजमैन नाम के साइंटिस्ट ने अपोज किया। उन्होंने कहा कि भाई एक्वायर्ड कैरेक्टर्स ट्रांसमिट नहीं होंगे। उन्होंने थ्योरी दी कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। जर्म प्लाज्म माने हमारा जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है वही अगली जनरेशन में इनहेरिट होता है, और उसमें जो होने वाले चेंजेस हैं वही आगे ट्रांसमिट होंगे। ये थ्योरी इन्होंने 1885 में दी थी। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट इनहेरिटेंस ऑफ सोमैटिक वेरिएशंस। तो इसमें आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर लिया है। नाउ आई एम गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द जर्मिनल वेरिएशंस। नाउ टॉक अबाउट द जर्मिनल वेरिएशंस। जर्मिनल वेरिएशंस वो वेरिएशंस हैं या वो चेंजेस हैं जो हमारे गैमीट्स में प्रोड्यूस होते हैं, हमारे स्पर्म और ओवा में, और यही वेरिएशंस अगली जनरेशन में इनहेरिट होते हैं। इन वेरिएशंस की डिग्री ऑफ डिफरेंस अमंग इंडिविजुअल, इस बेसिस पर जर्मिनल वेरिएशंस को दो टाइप में डिवाइड किया गया है। मतलब डिफरेंसेस कितने क्लोज हैं, कितने फार अपार्ट हैं, ठीक है, उन सबको देखते हुए कंटिन्यूअस वेरिएशंस और डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस। कंटिन्यूअस वेरिएशंस को हम फ्लक्चुएटिंग वेरिएशंस का नाम भी देते हैं। इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। मैंने इसको एक कंपेरेबल टेबल में बना के रखा है, आप चाहे तो कंपैरिजन से याद कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको वन बाय वन डिस्कस करूंगी। सो
फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं कॉन्टिन्यूस वेरिएशंस की बात करूं, ये वेरिएशंस बहुत छोटे वेरिएशंस होते हैं, आप उन्हें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। हम यहाँ पर एक इंडिविजुअल की बात नहीं करेंगे, हम एक पॉपुलेशन की बात करेंगे। आप अपने आसपास अपनी ह्यूमन पॉपुलेशन को ही देखिए, अपने सिटी में देखिए या अपनी कॉलोनी में देखिए, तो जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हाइट का। अगर मैं हाइट की बात करूं तो मोस्टली जो पर्सन है 90%, मोर देन 90% जो इंडिविजुअल्स हैं वो हमें एक एवरेज हाइट के मिलेंगे। ठीक है, एवरेज हाइट अगर मैं मान लूं 5 फीट 6 इंचेस से लेके 5 फीट 7 इंचेस तक की, ठीक है, इसको मैं मान लेती हूँ एवरेज हाइट। तो मोस्टली जो इंडिविजुअल हैं वो इसी रेंज में मिलेंगे। इसके इस तरफ या इस तरफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स क्या होंगे, उनका नंबर कम होगा। मिलेंगे 5 फीट का इंडिविजुअल भी मिलेगा, 6 फीट का इंडिविजुअल भी मिलेगा, लेकिन वो 100 में एक आध मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर दूसरे पर्सन की हाइट 6 फीट है या हर दूसरे पर्सन की हाइट 5 फीट या 4.5 फीट है। ठीक है, तो ये वेरिएशंस कैसे होते हैं, बहुत ही छोटे डिफरेंसेस होते हैं, इतने कॉमन, मतलब एवरेज जो कंडीशन होती है ना, जैसे हाइट की बात करूं तो इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। भाई किसी बंदे की हाइट 5.6 है, 5.5 हो जाएगी, 5.8 हो जाएगी, तो वो आपको डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे वेरिएशंस कहलाते हैं कॉन्टिन्यूस वेरिएशंस, जो कि एक एवरेज या नॉर्मल कंडीशन के अराउंड घूमते रहते हैं। इनमें क्या होता है, बहुत सारी इंटरमीडिएट स्टेज मिलती है। जैसे कि अगर किसी एवरेज हाइट में 5.7 फीट मान लेती हूँ, तो आप देखो अगर 4 फीट की बात करें या 6 फीट की बात करें, तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, इसके बीच में आपको कई इंडिविजुअल्स मिलेंगे। ठीक है, मतलब एक्सट्रीम कंडीशंस और एवरेज कंडीशन के बीच में बहुत सारी स्टेजेस होंगी, बहुत सारी इंटरमीडिएट स्टेजेस होंगी। ठीक है, तो जो इसमें जो चेंज होता है ना, इज कनेक्टेड टू एवरेज कंडीशन बाय इंटरमीडिएट स्टेजेस। सपोज अचानक से कोई 4 फीट का इंडिविजुअल डेवलप हो गया, तो 4 फीट का इंडिविजुअल जो है, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे 5.7 फीट के थे और वो अचानक से एक 4 फीट का इंडिविजुअल दिख गया। बीच में बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं जिनकी हाइट वेरी करेगी। ठीक है, तो इसलिए बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन हम इसको एक कर्व से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और कर्व भी कैसा होगा, बेल शेप्ड कर्व। लाइक यहां मैं ड्रॉ कर रही हूँ एक कर्व, जस्ट हैव अ लुक, लाइक इस टाइप का कर्व मिलेगा। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पर अगर मैं बात करूं तो एक्स एक्सिस पर मैं दे रही हूं आपको मीन हाइट। ठीक है, मीन हाइट का मतलब ये जो मीन पोजीशन है, दिस वन, इसको आप मान लीजिए 5.6 फीट। ठीक है, 5 फीट 6 इंचेस। ठीक है, और इधर आप मान लीजिए यहाँ पर 5.2 इंचेस। ठीक है, यहाँ मान लीजिए आप 6 फीट। तो इसके बीच में बाकी सारी हाइट्स आ जाती हैं, मैं यहाँ मेंशन नहीं कर रही हूँ। ठीक है, और इसके वाई एक्सिस पर मैं बता रही हूँ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। अब आप यहाँ पर देखो एक्सट्रीम पोजीशन, इस यहाँ पर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने हैं, कम रह गए, लेकिन मीन पोजीशन पर इंडिविजुअल्स कितने हैं, बहुत ज्यादा हैं, और उसके भी इंटरमीडिएट पोजीशंस पर भी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स मिलेंगे आपको। तो जैसे जैसे हम एक्सट्रीम पोजीशंस की तरफ जाएंगे, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स रिड्यूस होते जाते हैं। यहाँ पर मैं मेंशन कर सकती हूँ कि द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स progressively decreases with an increase in the degree of fluctuation। जितना फ्लक्चुएशन ज्यादा होगा, एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ होगा, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स उतने ही कम होते चले जाएंगे। क्लियर? तो कॉन्टिन्यूस वेरिएशन को हम एक बेल शेप कर्व से डिफाइन कर सकते हैं। बहुत ही कॉमन होते हैं ये, और सभी ऑर्गेनिजम्स में और उनके सभी ऑर्गन्स में हमें ये देखने को मिलते हैं। मतलब देखने को क्या मिलते हैं, आप डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर सकते, तो हाउ कैन आई से कि देखने को मिलते हैं। आपको लगेगा सब कुछ नॉर्मल है, वैरायटी डेवलप हो गई है, लेकिन आपको डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल है। ये जो नए कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं जो कि डिफरेंशिएबल नहीं है, वो कैसे बन रहे हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्रेट से।
यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, उसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर क्या होता है, उसके मतलब ये जो वेरिएशन डेवलप हो रहे हैं उसके पीछे 3 रीजन है, रैंडम सेग्रीगेशन, क्रॉसिंग ओवर और रैंडम फर्टिलाइजेशन। मियोसिस होती है, गैमिट फॉर्मेशन होता है, मियोसिस के टाइम पर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर के साथ साथ सेग्रीगेशन हो रहा है होमोलोगस क्रोमोसोम्स का। तो ये दोनों चीजें डिफाइन करती हैं कि भाई गैमीट के पास क्या गया, एक सिंगल गैमीट के पास कौन से ट्रेट्स गए, वही ट्रेट फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन के टाइम पर, स्पर्म और एग के फ्यूजन के टाइम पर रैंडम फ्यूजन है, प्रोबेबिलिटी है। तो ये तीनों चीजें ये इन वेरिएशंस को डिफाइन करती हैं। ठीक है, ये बहुत ही अनस्टेबल होते हैं, इसलिए इनका कोई रोल नहीं होता इवोल्यूशन में। अनस्टेबल क्यों कह रहे हैं हम इनको, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ना, रैंडम प्रोसेस है, रैंडम सेग्रीगेशन है, फर्टिलाइजेशन है, तो इसको हम स्टेबल वेरिएशंस नहीं मानते हैं। एक नॉर्मल सी चीज है जो एक पॉपुलेशन में हो रही है। ठीक है, और कोई भी ट्रेट, जैसे यहाँ पर मैंने हाइट की बात की, तो हाइट का भी जो ट्रेट है वो एक पर्टिकुलर जीन से कंट्रोल नहीं हो रहा है, नंबर ऑफ जीन्स और उसके साथ साथ आपका एनवायरमेंट, उसके फैक्टर्स वो भी अप्लाई होते हैं आपके किसी करेक्टर को रेगुलेट करने में। बहुत सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन। अभी इसके टाइप की भी बात करूंगी आगे। अभी पढ़ लेते हैं डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशंस के बारे में। अगर इसी से कंपेयर करूं, कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन से अगर मैं डिफरेंशिएट करूं डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशंस को, तो ये बड़े ही लार्ज वेरिएशन होते हैं, कॉन्स्पिक्यूअस मतलब विजिबल डिफरेंसेस होते हैं फ्रॉम द पेरेंट्स। पेरेंट्स से कोई ऑफस्प्रिंग डेवलप हुआ, बॉर्न हुआ, और उसमें कोई ऐसा डिफरेंस है जो आप अचानक से देख सकते हो, कोई सिंड्रोम, कोई डिजीज का होना, या कभी कभी आपने देखा होगा हाथों में फिंगर्स का कम या ज्यादा होना, फिंगर का फ्यूज हो जाना, ऐसे वेरिएशन जो पॉपुलेशन में देखने को इजिली नहीं मिलते हैं। मतलब पूरी पॉपुलेशन में 2-4 लोग ऐसे होंगे जहां पर ये देखने को मिलेगा, इसलिए इनको म्यूटेशंस कहा जाता है। इनके बीच में कोई इंटरमीडिएट स्टेज नहीं होती, इसलिए इनको हम एक कर्व से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, कोई इनकी एवरेज कंडीशन नहीं है, वह बहुत कॉमन नहीं होते ये नेचर में, अचानक से ही अपियर हो जाते हैं, है ना। और ये एक ऑल टुगेदर नए ट्रेट्स को प्रोड्यूस करते हैं। अब आप कहोगे नए ट्रेट्स कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं, किसी हमारे क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज हो जाए, या हमारे जीन का सीक्वेंस चेंज हो जाए, या हमारे क्रोमोसोम का पूरा सेट नंबर चेंज हो जाए। माने आप ह्यूमन में बात करते हैं कि 46 क्रोमोसोम्स हैं इन केस ऑफ ह्यूमन, गलती से कहीं पर ऐसा हो जाए कि ये 45 हो जाए या 47 हो जाए, इन दोनों ही केस में क्या होगा, एक म्यूटेशन डेवलप हो जाएगा, एक ऐसा चेंज जो कि एक विजिबल कैरेक्टर को डेवलप करेगा। ठीक है, और रेडिएशन और केमिकल्स, कुछ ऐसे रेडिएशंस और केमिकल्स हैं जो इन चेंजेस को इंड्यूस करते हैं। रेडिएशन और केमिकल्स इन चेंजेस को इंड्यूस करते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं बिहाइंड द डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस या म्यूटेशंस की हम बात करें। और यहाँ पर कोई भी करेक्टर है, जैसे यहाँ पर मैंने बात करी कि बहुत सारी जीन्स हैं और आपका एनवायरमेंट है जो कंट्रोल कर रहा है, यहाँ पर एनवायरमेंट का कोई रोल नहीं होता, यहाँ पर केवल और केवल जीन्स, वो भी 1 या 2 जीन्स, जहां पर चेंज हुआ है, जहां सीक्वेंस में चेंज हुआ है या स्ट्रक्चर में चेंज हुआ है, वो चेंज ही उस वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है कंटिन्यूअस वेरिएशन और डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन में। देखो इनहेरिट दोनों ही होंगे, इसको आप सोमैटिक वेरिएशन से कंफ्यूज मत होना, कंटिन्यूअस वेरिएशंस हो या डिसकंटिन्यूअस, ये दोनों ही इनहेरिट होंगे ऑफस्प्रिंग्स में। क्यों? क्योंकि कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन भी गैमेटिक सेल्स में चेंजेस के थ्रू बन रहा है और डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन भी गैमेटिक सेल्स में ही प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं इनके टाइप की। अ लिटिल बिट पार्ट इज लेफ्ट। अगर मैं टाइप की बात करूं कंटिन्यूअस वेरिएशन में, तो 2 टाइप हैं इसके, सब्सटेंशिव एंड मेरिस्टिक। सिमिलरली डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन में भी सब्सटेंशिव और मेरिस्टिक वेरिएशंस टाइप होते हैं। सब्सटेंशिव का मतलब क्या होता है, आपकी अपीयरेंस में चेंज आना, ओवरऑल आपका साइज, आपका शेप, आपका वेट या आपका स्किन कलर, वो चेंज जो अपीयर हो रहा है आप में, उसको हम कहते हैं सब्सटेंशिव वेरिएशन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कंटिन्यूअस वेरिएशन की बात करूं, तो इसमें एग्जाम्पल है आपका लाइक आपकी स्किन कलर, ठीक है, जो भी आपको पेरेंट्स से मिला एक कॉम्बिनेशन, वही आप अपने ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करोगे। आपकी हाइट एक सब्सटेंशिव वेरिएशन है, ठीक है, और आपका
शेप ऑफ नोज, शेप ऑफ आई, ठीक है। तो ये आपके अपियरेंस में कुछ चेंजेस डेवलप हो रहे हैं जो आपको पेरेंट्स से मिले हैं और आप अपनी ऑफस्प्रिंग में भी ट्रांसफर करोगे। इसीलिए आपकी जो ऑफस्प्रिंग होती है वो आपसे रिजेंबल करती है या आप अपने पेरेंट्स से कहीं ना कहीं कुछ फीचर्स में रिजेंबल करते हैं। क्लियर? अगर मैं बात करूं डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन में, सब्सटेंशिव का मतलब अगेन वही है, आपके अपियरेंस में या आपके किसी ऑर्गन में चेंज डेवलप होना। तो यहां पर वेट अ मिनट, हाँ, सब्सटेंशिव में आ जाएगा आपका एक फीचर है सिंडेक्टाइली। सिंडेक्टाइली ये इंपॉर्टेंट है, नीट में इससे क्वेश्चंस आए हैं। सिंडेक्टाइली का मतलब है फ्यूज्ड फिंगर्स, आइदर ऑफ टोज और ऑफ हैंड्स, फ्यूज्ड फिंगर्स, ठीक है। और दूसरा एक फिनोमिना है ब्रैकीडेक्टाइली, ब्रैकीडेक्टाइली, इसका मतलब होता है एबनॉर्मली शॉर्ट फिंगर्स। पाम का साइज तो ठीक है बट फिंगर्स छोटी होगी, एबनॉर्मली शॉर्ट फिंगर्स, ठीक है। और प्लांट्स के केस में अगर मैं बात करूं यहां पर डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन में, तो प्लांट्स में ऑरेंज, वेट, ऑरेंज कलर बोगेनविलिया, जो कि डेवलप फ्रॉम रेड कलर बोगेनविलिया, ठीक है। और आपका क्लाइंबिंग वैरायटीज ऑफ रोज डेवलप फ्रॉम नॉर्मल वैरायटीज। अचानक से अगली जनरेशन में कोई बीच की इंटरमीडिएट स्टेज नहीं है, नॉर्मल वैरायटीज, ठीक है। तो ये प्लांट्स के केस में कुछ एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर ओवरऑल क्या हो रहा है, अपीयरेंस में चेंज आ रहे हैं। नाउ मेरिस्टिक वेरिएशंस क्या होते हैं, चेंज इन सर्टेन पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अगर मैं कॉन्टिन्यूस वेरिएशंस के केस में बात करूं, जैसे कि वेरिएशन इन नंबर ऑफ टेंटिकल्स इन हाइड्रा, ठीक है, नंबर ऑफ टेंटिकल्स वेरी कर जाए पेरेंट से, ठीक है, या 4 और 6 आर्म्स इन स्टारफिश, नॉर्मली 5 मिलती हैं लेकिन कभी कभी ऐसा होता है म्यूटेशन की वजह से। प्लांट्स के केस में अगर मैं बात करूं तो 4 और 6 पेटल्स और सेपल्स इन पेंटामेरस फ्लावर, पेंटामेरस फ्लावर जहां पर 5 ही पेटल्स या सेपल्स मिलते हैं बट वहां पर 5 की जगह कभी कभी क्या हुआ 4 या 6 रह गए। तो ये टाइप के वेरिएशंस कहलाते हैं मेरिस्टिक। काउंटिंग चेंज हो जाना, चेंज इन द नंबर, वहां ऊपर सब्सटेंशिव में अपीयरेंस की बात हो रही है, यहाँ पे नंबर की बात हो रही है। सिमिलरली अगर मैं डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस में बात करूं मेरिस्टिक वेरिएशंस की, तो एग्जांपल आएगा आपका पॉलीडेक्टाइली इन केस ऑफ ह्यूमंस, पॉलीडेक्टाइली, पॉलीडेक्टाइली का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ एडिशनल डिजिट, प्रेजेंस ऑफ एडिशनल डिजिट, डिजिट मीन्स फिंगर, यहां पर ये इंपॉर्टेंट है। देखो पॉलीडेक्टाइली, सिंडेक्टाइली, ब्रैकीडेक्टाइली, ये तीनों ही टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंडेक्टाइली, ब्रैकीडेक्टाइली, पॉलीडेक्टाइली, इसमें नीट पे बहुत बहुत क्वेश्चन आते हैं नीट में, ठीक है। अगर तो दिस इज ऑल अबाउट अ टाइप,
ऑफ वेरिएशन, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन एंड कंटिन्यूअस वेरिएशन। अब इनके इनहेरिटेंस की बात कर लें तो कंटिन्यूअस वेरिएशंस जो कि एक तरह से आप देखें तो इन्वायरमेंटल चेंज की डिमांड है, तो डार्विन ने कहा कि जो कंटिन्यूअस वेरिएशंस है वो इनहेरिटेबल है और उसके बेसिस पे उन्होंने एक थ्योरी दी नेचुरल सिलेक्शन की। मतलब नेचर जो है वो अपने लिए फिट जो इंडिविजुअल्स हैं उनको सिलेक्ट कर लेती है और उसी को आगे ऑफस्प्रिंग्स डेवलप करने की परमिशन है और वही आगे फॉरवर्ड होते हैं, कैरी फॉरवर्ड होते हैं अकॉर्डिंग टू द डार्विन। ठीक है, बट ये क्योंकि एक अनस्टेबल वेरिएशन होते हैं, इनका इवोल्यूशन में कोई रोल नहीं होता है, ये ध्यान रखना। कंटिन्यूअस वेरिएशंस का इवोल्यूशन में कोई रोल नहीं होता है। तो इवोल्यूशन होता किसकी वजह से है? इवोल्यूशन होता है मेनली आपके म्यूटेशन की वजह से या डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन की वजह से, क्योंकि ये एक स्टेबल वेरिएशन है, इनहेरिटेबल होते हैं, अचानक से जो चेंज डेवलप हुआ वो आपके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट हो जाता है, ये इवोल्यूशन में रोल प्ले करते हैं। और डीवरीज ने इन्हीं के ऊपर एक थ्योरी प्रपोज की थी, म्यूटेशन थ्योरी, जिसमें उन्होंने बोला था कि म्यूटेशन इज द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, हालांकि जो इवोल्यूशन है वो इन सभी थ्योरीज का एक लमसम मिक्सचर है, केवल म्यूटेशन पे भी इवोल्यूशन बेस्ड नहीं है और केवल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे भी इवोल्यूशन बेस्ड नहीं हो सकता। तो दिस इज ऑल अबाउट वेरिएशंस, टाइप ऑफ वेरिएशंस। आई होप मैंने कोशिश की है समझाने की अपने तरफ से कि आपको डिफरेंस समझ में आए, आपको क्लियर हो सारी चीजें। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। तो अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे इन जर्मिनल जो वेरिएशंस, जो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस या म्यूटेशंस की जो बात करते हैं, स्पेशली जीनोम में हमारे जो चेंजेस होते हैं, ये जो 4 फैक्टर हैं, ठीक है, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे और इनसे रिलेटेड डिजीजेस जो भी अपीयर होती हैं इन केस ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, उनकी मैं बात करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप स्टडीइंग। गुड बाय एंड टेक केयर।